Hello and a very warm welcome to all the Ticker TV viewers. Thank you for joining us in today's webinar. So today's webinar is on multi-bagger stocks and some strategy to pick multi-bagger stocks for your portfolio. So today we have Mr. Anshul Jain, Senior Research Analyst of Lakshmi Shri Investment, who will be sharing his views on multi-bagger stocks. Welcome, sir. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम मल्टी बैगर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले इसकी एक साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं कि मल्टी बैगर्स कैसे आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके इसका पूरा पोटेंशियल उठा सकता है। इसके बारे में मैं आपसे एक क्रिसल की रिसर्च रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट स्टार्ट करते हैं। हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी ट्रेडिंग प्लेसेस, जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को जरूर देखनी चाहिए। उसमें एडी मर्फी और डैन एक्रॉयड ने दो पुराने बिलियनर ट्रेडर्स को दिवालिया किया था फ्रोजन ऑरेंज जूस फ्यूचर्स में ट्रैप बना के। ये मूवी 1950 के एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित है, जहां ऑरेंज जूस की जगह ऑनियन फ्यूचर्स को यूज किया गया था। ऑनियन किंग कहे जाने वाले विंस कसोगे ने, जिनके पास 5000 एकड़ का फार्म था, उसमें ये प्याज की खेती करते थे। केवल प्याज बेच के पैसा बनाने में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना इंटरेस्ट उसको फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करके अमीर बनने का था। 1950 के दशक में उसने फ्यूचर्स का रुख किया और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसको आज हम सीएमई के नाम से भी जानते हैं, पे ऑनियन फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करना चालू किया। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले उसने व्हीट फ्यूचर्स यानी गेहूं के जो फ्यूचर्स होते थे, व्हीट फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हुए इतना लॉस किया था कि वो लगभग दिवालिया हो चुका था और उसने अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल दिया था। उसकी वाइफ ने उससे वादा लिया था कि आप अब कभी फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम इस कगार पे आ चुके हैं कि हमारा घर दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिए पैसे से चल रहा है। उसने अपनी बीवी के दिए वादे को इग्नोर करते हुए फिर एक बार फ्यूचर्स मार्केट का रुख किया और इस बार बारी थी ऑनियन फ्यूचर्स की। अगर आप क्यूरियस हैं ये जानने में कि ऑनियन फ्यूचर्स ही क्यों, तो उसकी वजह है उसे ऑनियंस के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी उसके पास पहले से थी, क्योंकि वो ऑनियन फार्मर ही था और 5000 एकड़ में इतनी ज्यादा ऑनियन उगाता था कि उसको डिमांड सप्लाई इन सब चीज का बहुत अच्छा नॉलेज था। प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में एक स्टोरेज का गैप होता था। जो हार्वेस्ट सीजन और सेल्स का जो सीजन आता था, इसके बीच में एक टाइम लैग होता था और स्टोरेज कम होती थी। तो यहाँ पे एक प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत तेज होने की संभावना रहती थी और ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पे ऑनियन प्राइसेस एकदम वाइल्ड फ्लक्चुएट करते थे। और फ्यूचर्स में इसमें लगभग एक अंदाजा बना रहता था कि तेजी बनी रहेगी। और ऑनियन फ्यूचर्स उस समय इतना लिक्विड था कि एक्सचेंज का ऑलमोस्ट 20% टर्नओवर सिर्फ ऑनियन फ्यूचर्स में होता था। इसको प्रॉपरली पूरा नॉलेज था कि ऑनियन के इन्स एंड आउट्स क्या हैं और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, बाजार में माल कितना आ रहा है। इन शॉर्ट उसको पूरे फंडामेंटल्स ऑनियन के पता थे। उसने 5 साल लगभग ट्रेडिंग की और काफी अच्छा पैसा बनाया ऑनियन फ्यूचर्स से। बट अब आया 1955 का दौर, जहां कसोगे ने ये डिसाइड किया कि अमीर बन चुके हैं लेकिन इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अब मुझे और अमीर, या ये कह सकते हैं शिकागो का सबसे अमीर आदमी बनना है। कसागो को पता था कि कब सप्लाई आएगी और प्राइजेस गिरेंगी, तो उसने अपने दोस्त सैम सीगल के साथ एक प्लान बनाया। सैम सीगल का वेयरहाउस का काम था, जिसमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल आइटम्स स्टोर करता था। उसने पूरा खाली करा के ऑनियन स्टोर करना चालू किया। तो दोनों के फाइनेंशियल और फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हुए उनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो पूरे शिकागो की 98% ऑनियंस स्टोर करके रख सकते थे, और उनने ऐसे ही किया। अगले एक साल में दोनों दोस्तों ने शिकागो में अवेलेबल हर प्याज को खरीद के स्टोर किया। उनके पास ऑलमोस्ट 98% टोटल ऑनियन थी, लगभग 13 मिलियन मीट्रिक टन। जब सप्लाई पूरी तरह से चोक होके उन दोनों के हाथ में आ गई, तो उन्होंने ऑनियन मार्केट्स के बड़े प्लेयर्स को बुलाया और इनडायरेक्टली ये कहा कि अब ऑनियन प्राइसेस हम पे डिपेंड करती हैं, ये अब हमारे हिसाब से चलेंगी, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं हमारे अकॉर्डिंग तो हम पूरा मार्केट फिजिकल ऑनियन से डंप कर देंगे और ऑनियन की प्राइसेस ऑलमोस्ट कौड़ियों में आ जाएगी या ऑलमोस्ट जीरो तक आ जाएगी।
तो हम पूरी तरह से प्याज को एकदम डंप करना चालू करेंगे। इससे काफी एक पैनिक मचा और जो बल्क डीलर्स थे, जो बड़े प्लेयर्स थे ऑनियन मार्केट्स के, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो 13 मिलियन मीट्रिक टन कसोगे के पास प्याज पड़ी हुई है, उसमें से 9 मीट्रिक टन प्याज वो कसोगे के डिसाइडेड प्राइस पे खरीदेंगे। तो कसोगे ने यहाँ से 20-25% प्रीमियम डिमांड करते हुए 9 मीट्रिक टन पूरा माल उनको बेच दिया। तो यहाँ पे कसोगे ने ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। बट आगे चलते हुए उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान था। उसने 13 मिलियन टन में से केवल 9 मिलियन टन माल बेचा था। तो जो बचा 4 मिलियन टन प्याज उसके पास था, वो उसने स्टोर कर ली और धीरे धीरे ऑनियन फ्यूचर्स को शॉर्ट करने लगा, क्योंकि उसको डिमांड सप्लाई का नॉलेज था। तो उसके हिसाब से डिमांड मीट कर जाएगी एक्सपेक्टेशंस को, तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, इसलिए वो ऑनियन फ्यूचर्स धीरे 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 शॉर्ट करना चालू किया अगले 1 साल में। 1956 आते आते उसके पास मैसिव शॉर्ट पोजीशंस थी, ट्रैप बन चुका था। अब उसने वेयरहाउस में पड़ी अपनी जो 4000 मीट्रिक टन प्याज थी, उसको फिजिकल मार्केट में एट वंस डंप करना चालू किया। ट्रकों के ट्रक भर के मंडी पहुंचने लगे और जो नया माल आ रहा था वो भी मंडियों में आ रहा था, और ये 4000 मीट्रिक टन की एडिशनल सप्लाई जब मार्केट में आई तो भाव एकदम से प्याज के टूटने लगे। मतलब ये हाल हो गई थी कि जिस 50 किलो की बोरी में वो प्याज भरी जाती थी, वो 50 किलो की बोरी उन 50 किलो ऑनियन की प्राइस से ज्यादा होती थी। तो इस हद तक चीजें, मार्केट रेट्स गिर चुके थे। कसोगे ने अपने पूरे शॉर्ट्स काटे और उसे 8.5 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ। अगर आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड माने तो वो 82 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट उसने बनाया। कसोगे के ऊपर कुछ आरोप लगे, बहुत आउटक्राई हुआ कि इन्हें गलत किया है, इन्हें मैनिपुलेशन किया है, ट्रैप बनाया है और इलीगल काम किया है। बट जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ने इस केस को लिया तो उन्होंने ये पाया कि इसमें कोई इलीगल काम नहीं था, कोई नियम कानून नहीं तोड़े गए थे, बट मॉरली ये एक गलत चीज थी। तो चूंकि कानून नहीं थे इसलिए उसको सजा नहीं हो सकती थी, तो उसको एक छोटा सा फाइन देके छोड़ दिया गया और उसका ट्रेडिंग लाइसेंस को 10 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस आफ्टरमैथ को देखते हुए 1958 में प्रेसिडेंट एसिनावोर ने ऑनियन फ्यूचर्स पे बैन लगा दिया, ऑनियन फ्यूचर्स एक्ट लाके। आज की डेट में ऑनियन फ्यूचर्स इकलौता ऐसा एग्री प्रोडक्ट है यूएस में जिसके फ्यूचर्स नहीं ट्रेड होते हैं। वीट से लेके आप जो नाम ले सकते हैं सारे के फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि फ्रोजन ऑरेंज जूस तक के फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन आज तक किसी प्रेसिडेंट में ये नहीं हुआ कि वो ऑनियन फ्यूचर्स को वापस चालू करें। लेकिन इस कहानी का हमसे कैसे रिलेशन है? जिस तरह कसोगे ने प्राइस डंप किए थे, प्राइजेस एकदम से ऊपर इन्फ्लेट किए और उसके बाद माल डंप किया अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाते हुए, उसी तरह जो आपको फ्रॉड एसएमएस आते हैं या जो इंदौर से कॉल्स आते हैं कि ये 5 रुपए का स्टॉक है, आप इसको ले लीजिए, 3 महीने में 50 रुपए का हो जाएगा, रोज अपर सर्किट मारेगा। अगर आपके पास पुराने कोई मैसेजेस पड़े हों तो आप उनको एक कंपाइल कीजिए और उस दौर का प्राइस एक्शन देखिए कि जब ये एसएमएस आना चालू हुए तब तक बहुत अच्छा माल एक्यूमुलेट हो चुका था किसी स्मार्ट मनी के द्वारा, और अब उनको बेचने के लिए एक मार्केट बनाना था, इसलिए उन्होंने ये सॉलिसिटेड एसएमएस भेजने चालू किए और लोगों को ट्रैप करना चालू किया। रिटेल इन्वेस्टर्स बस मैसेज देख के और इस लालच में कि ये 10 गुना 20 गुना या 100 गुना हो जाएगा, इसलिए उन्होंने माल लेना चालू किया और जिसने माल कंसोलिडेट करके अपने पास रखा हुआ था उसने अपना माल बेचना चालू किया। तो इस तरह से आज की डेट में भी कई कसोगे हैं जो प्राइस मैनिपुलेट करके अपना माल डंप करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं। तो इस तरह के लालच से बचिए और पहले सोचिए अपनी कैपिटल की सेफ्टी के बारे में। रिटर्न्स नेक्स्ट आते हैं, पहले आता है आपकी कैपिटल की सिक्योरिटी, क्योंकि अगर सर सलामत है तो पगड़ी 1000 मिल जाएंगी आपको, राइट। मान लीजिए आपको किसी प्रोग्राम के लिए अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट लेने दिल्ली के लिए। तो इसमें जब आप घर से निकलते हैं तो आप एक टैक्सी बुक करते हैं सुबह। अब चूंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो आप 4 साढ़े 4 बजे उठ के तैयार होके 5 बजे तक टैक्सी बुलाते हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो आप 5 बजे घर से निकलते हैं टैक्सी में। टैक्सी वाला थोड़ा सा रैश चला रहा है, ऑलमोस्ट 100-120 की स्पीड पे कैचअप कर रहा है, क्योंकि सुबह 5 बजे का समय है, पूरी रोड्स खाली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल चल नहीं रहा है। तो
उसको फ्री रोड मिली हुई है, वो एकदम रैशली भगाता जा रहा है 100 120 और मतलब टॉप स्पीड पे वो लेके जा रहा है गाड़ी। तो आप जब देखते हैं तो आपको घबराहट होती है कि भैया इतनी तेज मत चलाओ, थोड़ा सा आराम से चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। अब वो आराम से टैक्सी चला के आपको एयरपोर्ट पे छोड़ता है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद जब आप चेक इन करके फ्लाइट में बैठते हैं, खासतौर पे जो लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, जैसे मैं भी पहली बार फ्लाइट में बैठा था, तो क्या होता है, पहले तो एक लड़ाई होती है काउंटर पे कि मुझे विंडो सीट ही चाहिए। जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला रहता है तो वो खिड़की के बाहर देखना चालू करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेन उड़ना चालू होती है उसका मुंह धीरे 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 खुलना चालू होता है अम्यूजमेंट में। फिर उसको बादल दिखने लगते हैं। जब प्लेन टॉप स्पीड पे ऊपर पहुंच जाती है तो उसको एकदम स्टैग्नेंट टाइप के बादल दिखने लगते हैं और वो ऐसे पलट के अपने दोस्त से बोलता है, इतनी ऊपर आ गए, यहाँ तो बादल हिल ही नहीं रहे हैं। सो इन शॉर्ट इस कहानी का सार ये है कि जब आप टैक्सी में बैठे थे तो आपको स्पीड का अंदाजा था कि कितना है, तो आपके मन में घबराहट भर गई कि एक्सीडेंट हो सकता है। बट जब आप फ्लाइट में बैठे हैं और फ्लाइट टैक्सी से कम 25 गुना तेजी से भाग रही है, तो क्योंकि आपको ये एहसास नहीं है कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबली रिलैक्स होके फ्लाइट में बैठे हुए हैं। तो इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करने के 3 फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को जानने से पहले ये जानते हैं कि ग्लोबली जीडीपी ग्रोथ का क्या हिसाब किताब है। अगर आप ग्लोबल जीडीपी देखना चालू करें तो ग्लोबली जीडीपी डिक्लाइंस होती जा रही है। जो ग्रोथ रेट है वो अंडर 3% आना चालू हुआ है और करंट लास्ट 2 क्वार्टर्स को लॉकडाउन वाले छोड़ दें तो इंडिया की ग्रोथ लगभग 6 से 7% के आसपास एकदम नॉर्मली ग्रो कर रही है। चूंकि वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, उनने टैक्सी भी देखी हुई है, यानी उनने अपनी ग्रोथ भी देखी हुई है और आज वो इंडिया की ग्रोथ देख रहे हैं कि वो हम टैक्सी में चल रहे हैं और इंडिया जो है फ्लाइट की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। इसी वजह से गोरे हमारी स्पीड को देखते हुए और अपनी स्पीड से कंपेयर करते हुए इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा लाते हैं और उससे पैसा बना के वापस ले जाते हैं। और हम चूंकि हमने कभी फ्लाइट अटेंड ही नहीं किया, हम कभी फ्लाइट यूज ही नहीं किए हैं, हमने वो स्पीड एक्सपीरियंस ही नहीं की है, हम मैक्सिमम स्पीड गए थे टैक्सी पे, तो हम अपनी ग्रोथ पे जो 6-7% की ग्रोथ आ रही है, हम उसी को बहुत अच्छा मान के या बहुत स्पीड मान के हम अपनी ग्रोथ पे डाउट करते रहते हैं, राइट। और इसी वजह से हम थोड़े से इन्वेस्टमेंट करने में एक शक के माहौल में रहते हैं, एक डर बना रहता है। लेकिन गोरों ने अपनी ग्रोथ जब वो 8 और 10% से ग्रो कर रहे थे, उनने वो ग्रोथ भी देखी है, उन्हें आज अपनी 3% की ग्रोथ भी देखी है और इंडिया की 7-8% की ग्रोथ भी देख रहे हैं। इंडिया को ड्राइव करती हैं 3 फैक्टर्स, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। पॉपुलेशन लेते हैं, पैसा बनाने या बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। 1700 के दशक में ये कहा जाता था कि इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट 26% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट पहली सदी से 17वीं सदी तक जीडीपी में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई थी। पहली सदी से 17वीं सदी तक ग्रोथ एक स्टैग्नेंट रेट पे थी और बस जो मेंटेन था बस वही मेंटेन था, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था। इसकी वजह थी क्योंकि पहली सदी से 17वीं सदी तक दुनिया की पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं था। मतलब पॉपुलेशन जो पहली सदी में थी 19-20 करके 17वीं सदी तक वही पॉपुलेशन थी। लेकिन दुनिया ने पिछले 200-250 सालों में जितना पैसा बनाया है, इतना पहली से 17वीं सदी तक कभी नहीं बना है। इसकी वजह है पॉपुलेशन इंक्रीज। आप कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति एक कारण हो सकता है। औद्योगिक क्रांति एक इस पूरे चैनल का एक छोटा सा पार्ट था। जो बड़ा पार्ट ये था कि ग्लोबल पॉपुलेशन इस 250-300 साल के दौर में लगभग 7 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ये बढ़ी हुई आबादी क्या करती है, इससे क्या होता है? ग्लोबली अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और इंडिया में आबादी बढ़ रही है। मेन डिफरेंस आ रहा है वर्किंग पॉपुलेशन का। इसका मतलब काम करने वाले लोग कितने हैं। ग्लोबल अगर आप ट्रेंड देखें तो काम करने वाले लोग धीरे 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 पॉपुलेशन उनकी कम होती जा रही है। दुनिया में सबसे कम काम करने वाले लोग यूरोप में, ग्रीस में हैं। ग्रीस में आज से 5 साल पहले अगर 100 रुपए कमाता था ग्रीस एक जीडीपी के तौर पे, तो आज की डेट में वो 70 या उससे कम पैसा कमा रहा है। अगर ब्रेक्जिट की बात करें तो आप ये जानते ब्रेक्जिट क्यों हुआ था? क्या लॉजिक था ब्रिटेन्स का कि वो इससे बाहर आए? उनको ये समस्या क्यों लगती थी?
क्योंकि ग्लोबल स्टडी जो वर्ल्ड बैंक ने की थी उसमें ये पता चला था कि जो इनकम एक एवरेज ब्रिटिशर की 2001-2002 के दौर में थी, ऑलमोस्ट वही इनकम 2017 और 18 में भी उतनी ही इनकम थी। और आप खुद देखिए इंडिया को कि 2006 में आप कितना कमाते थे और आज आप कितना कमाते हैं। किस रफ्तार से आपकी इनकम ग्रो हुई है, किस रफ्तार से आपका वे ऑफ लाइफ या लाइफस्टाइल जो कहते हैं ये किस तरह से ग्रो हुई है। इसकी एक वजह है कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं अपनी फैमिली का ही एग्जांपल दूं तो 1990 या 2000s के दौर में एक अकेले में पापा थे जो कमाने वाले थे और हम 3 लोग उसको खर्च करने वाले थे, मम्मी, मैं और मेरा भाई। बट आज की डेट में हमारी फैमिली भी बड़ी है लेकिन कमाने वाले भी 4 गुना बढ़े हैं। आज हम 4 लोग मिलके कमाते हैं और इन शॉर्ट खर्चा करने वाले केवल इस समय 3 ही लोग हैं जो प्रॉपर्ली हाथ खोल के खर्चा कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी आमदनी किस तरह से बढ़ रही है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कभी 1960s या 1970s के दौर में राज कपूर या दिलीप कुमार की कोई मूवी देखी होगी, तो मूवी स्टार्ट होती थी पहले फ्रेम से कि एक अपाहिज पिता बैठा है व्हीलचेयर पे और चिंता कर रहा है कि घर कैसे चलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो कमाता नहीं है। अगले फ्रेम में माँ को दिखाया जाता है जो थोड़ी सी बीमार है और बिस्तर पे पड़ी हुई है चारपाई पे और बहुत जोर से खांसती है, तो जो दवाई की बोतल होती है वो गिर जाती है और दूसरी दवाई लाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो ये दिखाता है कि पैसे की भी कमी है घर में। तीसरे फ्रेम में ये दिखाते थे कि बहन खाना बना रही है किचन में और पिताजी उनके दुखी हो रहे हैं कि ये कब अपने ससुराल जाएगी शादी करके। तो माँ कहती है जब दहेज के पैसे जमा हो जाएंगे तब इसकी शादी हो पाएगी, यानी दहेज का पैसा भी घर में नहीं है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक जवान लड़का हाथों में 3-4 डिग्री रोल करके इंटरव्यू के लिए जा रहा है और पेपर में इंटरव्यूज खोज रहा है कि कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं तो मैं वहां जाके अपना इंटरव्यू दे सकूं ताकि मुझे जॉब मिले। तो ये दिखाता था कि वो भी अनएम्प्लॉयड है। इन शॉर्ट इनमें से कोई भी पैसा नहीं कमा रहा है। तो 1960 के दशक में आप मूवीज देखें तो इंडिया कितना गरीब था, कोई कमाता नहीं था। और आज की पिक्चर में अगर आप देखें 1960 के वर्सेस 2020 का बॉलीवुड देखें तो आज पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है और हमें ये नहीं पता चलता है कि हीरो कमाई के लिए क्या करता है, उसका बिजनेस या जॉब या जो भी वो करता है वो सोर्स ऑफ इनकम वो दिखाते ही नहीं है। यानी सोचिए कितना अमीर हो गया है 2020 का बॉलीवुड या इंडिया 1960 के मुकाबले। और विदेशों में इसका उल्टा होता जा रहा है। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज छोड़ दें जो मेन लाइन हॉलीवुड की मूवी हैं, अगर आप आर्ट और इस टाइप की सेकेंड लाइन जो मूवीज आती हैं इनको देखें तो अब वहां दिखा रहे हैं कि आदमी कैसे गरीब होता जा रहा है, वो गवर्नमेंट की दी हुई पेंशन या सोशल सिक्योरिटीज पे अपना पूरा बुढ़ापा काट रहा है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस आया है ये आया था वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए। अब दूसरा आया था इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है? इन्फ्लेशन का मतलब है सौदे होना। अगर सौदे हो रहे हैं तो तेजी आ रही है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अगले महीने कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपके दोस्त का एक फोन आता है कि भाई जो तू कार लेने वाला है अगले महीने इसके दाम 20 से 25 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। लॉजिकली आपके दिमाग में क्या आएगा? ये एक दिमाग में ये ओवरहैंग आएगा कि यार अभी मैं बजट स्ट्रेच करके कार लेने की सोच रहा हूँ, अगले महीने और 20 हजार रुपए बढ़ जाएगी तो और मेरी जेब से और पैसा खर्च होगा, इसलिए अगले महीने की जगह इसी महीने ले लेते हैं। अब कोई गृहिणी मार्केट में गई सब्जी लेने के लिए तो उसने प्याज पूछा कि भाई अब प्याज क्या भाव है? वेंडर ने कहा कि मैडम 25 रुपए चल रही है। तो मैडम काउंटर आर्ग्यू करते हैं कि अरे भैया पिछली बार तो आपने 20 रुपए की दी थी, पिछले ही हफ्ते 20 रुपए की दी थी, अब आप 25 रुपए बोल रहे हैं। तो वेंडर बोलता है कि मैडम अभी लेना है तो जल्दी ले लीजिए क्योंकि अगले हफ्ते प्याज की शॉर्टेज आएगी और ये 40 रुपए तक भी बिक सकती है। तो मैडम क्या करेंगी? जब वो प्लान करके आई हैं कि मुझे 2 किलो प्याज और अलग अलग सब्जियां लेनी है, वो 2 किलो प्याज की जगह 5 किलो प्याज लेने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? सौदा जो 2 का होना था वो 5 किलो का हुआ, यानी मनी फ्लो होना चालू हुआ। और चूंकि हायर प्राइजेस पे जा रहा है ये इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है और इससे लोगों के एक तो कैश रोटेशन बढ़ रहा है और लोगों के जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इसे कहते हैं तेजी। यानी सौदे हो रहे हैं मार्केट में तो तेजी बनी हुई है और
बिना तेजी के बाजार में पैसा बनाना, कमाना या बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अब इस तरह से समझिए कि फिर आप एक कार खरीदने जा रहे हैं, आप एक डिसाइड करते हैं फैमिली में बैठ के कि आज हम शाम को चलते हैं, ये कार हमने डिस्कस की है, ये कार हम फाइनल किए हैं, इसको हम जाके आज शाम को खरीदेंगे। तो आप शोरूम में बैठे हैं, आप पूरी फीचर्स आपकी फैमिली समझ रही है, आप काउंटर पे बैठे डिस्काउंट और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे चीजें फाइनल हुई। आप चेकबुक निकाल के चेक काटने ही वाले थे कि आपके दोस्त का फोन आया कि भाई कहाँ है? आपने बोला कि मैं कार खरीदने आया हूँ। वो पूछता कार खरीद ली? बोला नहीं, अभी शोरूम में बैठा हूँ और बस प्राइस फाइनल हुआ है, तो मैं चेक काट के देने ही वाला हूँ। तो आपका दोस्त बोलता है भाई जो कार तुम ले रहे हो अभी उसकी न्यूज आई है कि अगले महीने इसके प्राइजेस 25 से 30 हजार रुपए कम होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली बाइंग के प्लान को कैंसिल करके अगले महीने पे पोस्टपोन करेंगे जब 20 हजार रुपए कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइजेस नीचे आ रही हैं, यानी इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और सौदे नहीं हो रहे हैं। तो सौदे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपके मन में महंगाई का डर होता है, ये प्लॉट आज ले लूं नहीं तो ये कल महंगा हो जाएगा, तभी आप प्लॉट खरीदते हैं या किसी भी तरह की चीजें खरीदते हैं। सिवाय खाने के कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आप इस डर से नहीं खरीदते हैं कि ये महंगी हो जाएगी, राइट? चाइना की हालत सबसे बदतर है इन्फ्लेशन के मामले में, क्योंकि वहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन नेगेटिव है। ग्लोबल जो लेबर एसोसिएशन मंत्रालय जो इस पर रिसर्च करती है कि लेबर्स के आगे चलते हुए क्या हाल है, कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो उसकी रिपोर्ट में आया था कि चाइना में वर्किंग एज पॉपुलेशन नेगेटिव होती जा रही है। हर साल काम करने वाले लोगों की कमी होती जा रही है। अगर आज 100 लोग काम कर रहे हैं तो अगले साल वो 90 हो रहे हैं, अगले साल वो 60 हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में कुछ सही या गलत नहीं होता है। 1971 में अर्थशास्त्रियों ने चाइना से कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आबादी है, आप आबादी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आबादी आपके ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट है। तो चाइना ने अपने लोगों से कहा कि खबरदार अगर दूसरा बच्चा हुआ तो। अब 20 से 25 साल 30 साल आगे आए तो 2014 में एक स्टडी में अर्थशास्त्रियों ने चाइना को बताया था कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है आबादी, क्योंकि लोग बूढ़े हो रहे हैं और आपकी नेक्स्ट पीढ़ी बहुत छोटे स्केल की है इस पीढ़ी के मुकाबले। तो काम करने वाले लोग आपके पास हर साल कम होते जा रहे हैं, इस वजह से आपके पास मैन पावर कम है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगी। 2014 में फिर चाइना ने अपने लोगों से कहा कि खबरदार जो दूसरा नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक्स में कुछ सही या गलत नहीं होता है, सब फ्रेम ऑफ माइंड में है। 1971 में अर्थशास्त्री कहते थे इंडिया पिछड़ा हुआ है, गरीब है, क्योंकि वो पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। और आज हमारी ग्रोथ की जो ड्राइवर्स हैं वो पॉपुलेशन है, क्योंकि वही इन्फ्लेशन लाती है, वही प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में लाती है। आज दुनिया की तकलीफ क्या है? दुनिया की तकलीफ है पिछले 30 सालों में दुनिया में महंगाई कम होती जा रही है। और आप बड़े 3 देश ले लीजिए, यूएस हो गया, चाइना हो गया या जापान हो गया। जापान का डिफ्लेशन साइकिल इकोनॉमिक्स में केस स्टडी की तरह लिया जाता है। तो ये 3 देश पिछले 10 से 15 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इनके देश में महंगाई बढ़ सके। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास इतनी है कि हम इसको काबू में रखने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, आपके पास वर्किंग जो लेबर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वर्ल्ड बैंक की माने तो 2030 तक इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्टर होगा। हम पूरी दुनिया में एक लेबर सप्लाई करेंगे, बी इट कि कोई छोटे स्केल के लेबर हो या आईटी के लेबर हो या हाई स्किल्ड लेबर जा रही हो। तो काम करने के लिए जो लोग लगेंगे वो इंडिया 2030 में उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा। तीसरा कारण और अद्भुत कारण है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। आपके मजदूर की उत्पादक क्षमता कितनी है वो देश सबसे ज्यादा बढ़ता है जिस देश की उत्पादक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यूएनईपी एक स्टडी की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े देशों में जो उत्पादक क्षमता है वो 4.7 के आसपास की है। बट कंसिडरिंग इंडिया इन 2017 हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुई थी वो 3.2 के आसपास से बढ़ के 7.2 की हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट इसमें एक 100% की ग्रोथ का वो फेज आया है।
और अभी हम केवल 2020 में हैं। तो अगले 10 साल आपका मजदूर समझदार हो रहा है, दुनिया का मजदूर कमजोर हो रहा है। तो क्या कहें इसका कि दुनिया में मजदूर की उम्र बढ़ रही है, वहीं आपके मजदूर जवान हो रहे हैं। इंडिया की एवरेज एज, इंडिया एट 25 ग्लोबल फोरम्स में कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से इंडिया के वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज 25 ईयर्स है। तो इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि इंडिया 25 साल का है, वहीं जापान, अमेरिका और चाइना, यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन की एवरेज एज 50 ईयर्स के ऊपर है। तो आपका देश जवान है, मेहनत से काम कर सकता है और अपने लिए पैसा बना सकता है। वहीं अगर आप मेजर इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो वो 50 और 55 साल के लोग हैं जो ऑलमोस्ट अपनी रिटायरमेंट पे खड़े हैं। तो जिस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन इतनी कम है, वो देश में इकोनॉमिक साइकिल कैसे तेजी से चलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये अगले 50-60 साल ये इंडिया के डोमिनेंस के होंगे। तो उनका ये कॉन्फिडेंस इन्हीं स्टडीज को देखते हुए झलकता है। इस देश में बेहतरीन दौलत बनेगी। आप मान के चलिए कि अगले 20 से 30 साल में इस देश में बेहतरीन दौलत बनेगी और अभी बन भी रही है, बट अगले 30-40 साल में ये इसके मल्टी फोल्ड्स बनेगी। अब आप बनाएंगे कि नहीं, ये आपका नेचर और आपका इन्वेस्ट करने का तरीका डिसाइड करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके चैट बॉक्स में जवाब देने का ऑप्शन है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपको आज की डेट में 100 रुपए दे रहा हूँ, या आप 7 दिन वेट करते हैं तो अगले हफ्ते में आपको 101 रुपए दूंगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप अपने चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। राइट, मैक्सिमम आंसर्स आए हैं कि आप आज के आज 100 रुपए लेंगे। आपने कभी ये सोचा है कि 100 रुपए अभी लेंगे या आगे चलते हुए 101 या 107 रुपए 7 दिन बाद लेंगे? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको तुरंत वो सेटिस्फैक्शन, वो सुख अभी चाहिए। यानी आपने एक स्टॉक लिया, वो थोड़ा सा बढ़ा 10-20% और आप बेच के खाली हो जाते हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को आप काफी अच्छे से कंसीडर करें, अभी भी जवाब लोगों के 100 ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ऐड करें तो आज का 100 रुपए और एक हफ्ते बाद का 101 रुपए में 48% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आती है। म्यूचुअल फंड्स जो क्लेम करते हैं वो 25-26% तक की मैक्सिमम एक ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करते हैं और इसमें 48% की CAGR मिल रही थी। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आपने ये 48% की ग्रोथ रेट छोड़ दी। एक एक्सपेरिमेंट के तहत कुछ बच्चों को एक क्लासरूम में बिठा के एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। एक्सपेरिमेंटर था, वो टीचर बन के आया, उसने सबको एक एक लड्डू दिया और उसने कहा कि स्टूडेंट्स जो इस लड्डू को खाना चाहते हैं वो अभी खा लें, या फिर कुछ देर बाद मैं लौटूंगा और जिसने अपना लड्डू नहीं खाया है मैं उसको एक के बदले 2 लड्डू दूंगा, यानी 100% का रिटर्न। स्टूडेंट्स जो लड्डू के लिए जो वेट कर रहे हैं, उनकी जब परफॉर्मेंस आंकी गई कुछ साल बाद, तो उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 200% ग्रोथ दी थी। स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे उनकी रिस्क क्या थी? टाइम। उनकी सबसे बड़ी रिस्क या इकलौती रिस्क जो थी वो है टाइम। कि उन्हें ये नहीं पता था कि जो 100% रिटर्न आने वाला है ये 15 मिनट में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। सो टाइम की कोई गारंटी नहीं थी, बट उनको ये था कि मुझे डबल मिलेगा। अब हर बच्चे का बिहेवियर नोट किया गया और जो वीडियो बनाया था वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान 40 साल बाद इनका रिजल्ट दुनिया के सामने दिया गया। और जिन बच्चों ने तुरंत नहीं खाया और दूसरे के लिए वेट किया, उन बच्चों ने अपनी लाइफ में मोर देन 200% अचीव किया है। और उसकी वजह क्या है? पहली वजह थी विश्वास, कि उन्हें ये विश्वास था कि मुझे रिटर्न मिलेगा। उनके दिमाग में ये डाउट था कि कब मिलेगा, ये इसका कोई गारंटी नहीं है, बट उनके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस था कि जब भी मिलेगा मुझे 100% रिटर्न जरूर मिलेगा। तो ये पहली चीज उनके अंदर विश्वास थी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह थी कि जो बच्चे मिठाई के लिए वेट किए और जो नहीं किए, उनमें बेसिक डिफरेंस ये था कि जिन्होंने
मिठाई तुरंत खाई, उनकी एक ट्रेट थी कि वो हमेशा मिठाई की तरफ देखते रहे और एक हद के बाद उनका टेम्पटेशन कंट्रोल नहीं हुआ और वो मिठाई खा गए। लेकिन जिन बच्चों ने अगली मिठाई के लिए वेट किया था, उनके अंदर, उन सभी के अंदर एक कॉमन बिहेवियर जो नोट किया गया था कि वो अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने लड्डू पे ध्यान ही नहीं दिया, वो इधर-उधर घूमते रहे, बातें बनाते रहे, बातें करते रहे, खेलते रहे और कभी लड्डू को देखा नहीं। लेकिन अगर कभी गलती से नज़र पड़ भी गई, तो वो इस तरह से उसको अनदेखा कर देते थे कि जैसे मैंने देखा ही नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप वेट करते हैं और आपके पास ये विश्वास है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यानी जो इन्वेस्टर डे टू डे बेसिस पे अपने रिटर्न्स को नहीं देखता है, वो एक 10-20 साल के दौर में आगे जाके बड़ा फंड रिडीम कर सकता है। प्रोफेसर पॉल एंडरसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्यों इन्वेस्टर्स को न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न था, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको एक्सचेंजेस ने कहा था कि आप एक इस पे एक्सपेरिमेंट कीजिए कि क्यों इस तरह से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो प्रोफेसर पॉल एंडरसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन इन्वेस्टर्स पे हुआ था कि जो रेगुलरली बिज़नेस न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, तो उनका रिटर्न न्यूज़ देखने वालों से ज़्यादा क्यों रहा? आप सभी रेस्टोरेंट जाते हैं, क्यों जाते हैं? रेस्टोरेंट जाने का मकसद क्या है? आप वजह क्या है कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं? अच्छा टाइम स्पेंड करने, फैमिली के साथ, राइट? इन शॉर्ट आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। आपकी एक बड़ी जॉइंट फैमिली है और परिवार ये डिसाइड करता है कि आज डिनर बाहर रेस्टोरेंट में करेंगे। फैमिली मेंटली प्रिपेयर्ड है एंटरटेनमेंट और अच्छे खाने के लिए, और चूंकि बड़ी फैमिली है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि एक बड़ा बिल आएगा, बड़ा खर्चा होगा। तो दोनों अपने अपनी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और उससे सेटिस्फाइड हैं, इसलिए आप सब मिलके शाम को रेस्टोरेंट जाते हैं। आप रेस्टोरेंट पहुंचे और पहुंचते ही बच्चों ने बोला कि पिज़्ज़ा खाना है और दोनों को अलग-अलग पिज़्ज़ा खाना है, एक से शेयर नहीं करेंगे। तो आपकी मदर बोलती है कि बेटा पिज़्ज़ा बहुत महँगा है, पिछली बार 2 पिज़्ज़ा ही में ₹1000 का बिल बन गया था, मतलब ₹500 का 1 पिज़्ज़ा है। तभी आपके पिताजी कहते हैं कि बेटा कोविड का, ये कोरोना काल चल रहा है, तो रेस्टोरेंट से बिज़नेस डाउन है, तो एक बार आप मेनू देखिए, शायद आपको कोई बहुत अच्छी डिस्काउंट या कोई ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। आप मेनू खोलते हैं और आप सरप्राइज़ होते हैं कि उसमें एक अच्छी न्यूज़ है, राइट? मार्क द वर्ड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ है कि जो पिज़्ज़ा आप पिछली बार ₹500 में खाए थे, उसका दाम बदल के ₹50 पर बाइट में वो पिज़्ज़ा आपको मिलेगा। यानी एक बाइट का आपको ₹50 पे करना है, पूरे पिज़्ज़ा के 500 पे करने की जगह। तो आप लोग डिस्कस करते हैं और ये फाइनल होता है कि हम 2 बाइट में पिज़्ज़ा खत्म कर लेंगे। और क्या ये लॉजिकल लगता है कि 2 बाइट में पिज़्ज़ा खत्म किया जा सकता है? ये तार्किक भी नहीं लगता और ये संभव भी नहीं लगता। फिर भी ये डिसाइड होता है कि आप 2 बाइट में पिज़्ज़ा खत्म कर लेंगे। आप खबर क्यों देख रहे थे? ताकि खबर से आप कुछ फ़ायदा उठा सकें और अच्छी न्यूज़ जो आपको मिली, उससे आपने फ़ायदा भी उठाया। आपने 500 का पिज़्ज़ा ₹100 में खा लिया। 500 का पिज़्ज़ा आपने 100 में खा लिया, यानी आपने कितना पैसा बचा लिया? ऑलमोस्ट 75% ऑफ द कॉस्टिंग आपने बचा ली। अब रेस्टोरेंट से बिल चुका के जब आप बाहर आते हैं, तो आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, आप रेस्टोरेंट गए थे एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा खाने के लिए और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्या इतना बड़ा पिज़्ज़ा 2 बाइट में खाने के बाद आपने ₹400 तो बचा लिए, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव था, जो गोल लेके आप रेस्टोरेंट गए थे, क्या वो पूरा हुआ? आप एन्जॉय कर पाए? आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया? आपने सिर्फ पैसा बचाया और अनसैटिस्फाइड बाहर आए। आप भोजन करने गए थे, आराम से खाते-पीते, गप्पे मारते, फैमिली के साथ एन्जॉय करते, बट आपका जो लक्ष्य था एंटरटेनमेंट, आनंद प्राप्त करना, वो नहीं हुआ। खबर ने आपको आपके गोल से भटका दिया। आपका लक्ष्य गोल बेस्ड होने से की जगह न्यूज़ बेस्ड होके रह गया। इससे
आपने जो 1991 में 1000 या 10,000 रुपए इन्फोसिस या टीसीएस जैसे शेयरों में लगाया था, जो 1 करोड़ हो सकता था, वो 2 या 2,500 का ही रह गया, क्योंकि आप रेगुलरली न्यूज़ देखते रहे। क्रिसिल जो इंडियन रेटिंग एजेंसी है, उसने अपनी रिसर्च में ये बताया था कि केवल 2% लोग ही 10,000 से 6-7 करोड़ की तक की जो जर्नी थी इन मल्टी बैगर स्टॉक्स में, इन्फोसिस, टीसीएस, फॉर दैट मैटर रिलायंस हो गया, या आप एशियन पेंट्स ले लीजिए। पिछले 10 सालों में एशियन पेंट्स ने कभी किसी भी क्वार्टर में सेल्स कम नहीं हुई है, उनकी प्रॉफिट्स उनके कभी घट के नहीं आए हैं, लॉस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो ये पूरी जर्नी थी 1991 से 10-20 हजार रुपए लगा के 5-7-8 करोड़ तक पहुंचने की, क्रिसिल की रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है केवल 2% लोग इस पूरी जर्नी का फायदा उठा सके हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने अपनी यात्रा पूरी ही नहीं की। खबर आती गई और गोल बेस्ड पोर्टफोलियो न्यूज बेस्ड बनता गया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, मैं आपको 100 रुपए 100 दिन बाद दूंगा, या 107 रुपए 107 दिन बाद दूंगा, तो इसमें आप कौन सा लेना चाहेंगे? मैक्सिमम जब आप 107 रुपए के आ रहे हैं कि आप 107 दिन बाद 107 रुपए लेंगे, और यही मेरी सबसे बड़ी कंसर्न थी। समय के साथ आपके ख्यालात ऐसे ही बदलते हैं, और यही दिक्कत है, क्यों हम इस सोच में उलझे रह जाते हैं कि हमें रिटर्न्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी इमोशन को कंट्रोल करके आपको जल्दी से जल्दी ये सीखना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स जो न्यूज के तौर पे आ रहे हैं और ये आपकी सोच को चेंज कर रहे हैं, इनसे कैसे निजात पाके जो आपका गोल बेस्ड पोर्टफोलियो था आप उस पर टिके रहें। क्योंकि कोई अच्छी न्यूज आई, आपका स्टॉक बढ़ गया, आप बहुत खुश हो गए, वहीं मार्केट में करेक्शन चालू हुआ 2008 का, या रिसेंटली अभी जो 2020 में मार्च में आया कि रिलायंस एकदम से गिर के 40-45% वैल्यू लॉस करके 900 रुपए के नीचे तक आ गया। आप पैनिक में, आप चूंकि अब आप घबराने लगे हैं और ये दुख का एक इमोशन आपके ऊपर भारी होने लगा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो रिटर्न्स मिल रहे थे वो ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं, तो आप पैनिक में उसको बेच देंगे। सुख और दुख का कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं होता है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है कि आपने थर्मामीटर डाला और डिग्री नाप ली कि इससे ज्यादा है तो अच्छा है, इससे कम है तो खराब है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे चलता है। मैं 10th क्लास में था और मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, और इत्तेफाक से मेरा क्लासमेट डिस्ट्रिक्ट टीम का कैप्टन भी था, और वो मेरी फेवरेट पोजीशन सेंट्रल फॉरवर्ड में खेलता था। तो स्कूल के बाद लगभग पूरा ही समय उसके साथ फुटबॉल खेलने में जाता था। तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि मेरा भाई हमेशा अपनी एकेडमिक्स में टॉप 3 में रहा है, और मैं क्लास टेस्ट वगैरह में, इनमें सब में मेरे को लगभग 2, 4, 5 मार्क्स ही आते थे, क्योंकि मैं उसको कभी सीरियसली नहीं लेता था। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत चिंता होती थी कि ये कैसे पास कर पाएगा, उसके लिए उनने ट्यूशन्स लगाई, और उसके बाद भी कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखी। फिर वो भगवान की शरण में चले गए। उन्होंने भगवान से कहा कि 35% दिला के पास बस करवा दो, मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा, या अजीब अजीब तरह की चीजें। मम्मी तो भगवान को रिश्वत भी देना शुरू कर दी थी कि पास हो गया तो 100 गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगी, कपड़े बांटूंगी, फलाने मंदिर में 1,001 रुपए चढ़ाऊंगी, और पता नहीं मेरे पीछे कितना रिश्वत का आदान प्रदान हुआ होगा। बट फाइनली एग्जाम्स के रिजल्ट आए और मुझे 88.7% मिले। पापा का तो ठीक है, मम्मी के खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा। अगले 10-15 मिनट तक मतलब उस होश में नहीं थी, वो खुशी में कि कहाँ है, क्या न्यूज मिली है, क्या हुआ है, बस एकदम ब्लैंक और खुशी से एकदम पागल होती जा रही हैं। इतने में उन्होंने पूछा कि तुम्हारा वो फुटबॉल वाला दोस्त है मतीन, उसको कितने मिले? तो मैंने कहा कि उसको 45% में आए हैं, पास हो गया, उसको भी 45% आए हैं। तो खुशी जो थी वो दुगनी हो गई, उसको 45 आए हैं, मेरे बच्चे को 88 आए हैं। अब जब खुशी थोड़ी सी शांत हुई तो मम्मी ने पूछा तुम्हारा दूसरा दोस्त था गिरीश, उसके कितने नंबर आए हैं? मैंने काफी खुश होते हुए, अपने दोस्त के लिए मैं खुश था तो मैंने खुश होते हुए बोला मम्मी उसके तो 94% आए हैं, उसने बहुत अच्छा किया एग्जाम में।
बस इतना सुनना था कि मम्मी चिल्ला के बोली पापा को, 1000 बार बोला है कि इसको फुटबॉल मैच के वक्त घर में बिठा के रखा करो, पूरा वक्त ये फुटबॉल मैच में खराब करता रहता है। देखो इसके नंबर कितने कम आए हैं, जो अभी 88% बहुत ज्यादा लग रहे थे, वो तुरंत ही कम लगने लगे। इनके इतने कम नंबर आए हैं, कहाँ पे तू ये 13 मार्क छोड़ के आया है, 12.5 नंबर जो कट गए हैं, कहाँ छूट गए, क्यों तू फुटबॉल खेलता था। तो जो खबर 2 मिनट पहले बहुत अच्छी थी, वो रिलेटिविटी की वजह से तुरंत एक खराब न्यूज में बदलने लगी। इसलिए इन्वेस्टिंग में कहते हैं कि आप अपने चंचल मन को काबू में रखिए, और किसी स्टॉक में आपके स्टॉक के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दिया है तो तुरंत उसको एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जंप करने की जगह, जो आपने अपनी एक थियोरी लेके चले थे कि ये स्टॉक मल्टी बैगर होगा इस वजह से, जब तक वो स्टोरी बदल नहीं जाती है या उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो जाते हैं, वो डायरेक्शन बदल नहीं जाता है, तब तक आप एक से दूसरे स्टॉक के रिटर्न देख के उसमें जंप करने की जगह जो आपके पास स्टॉक है उसको होल्ड करके रखिए। सेबी ने कल एक रूल चेंज किया है मल्टी कैप पोर्टफोलियोज का कि 25% आप मिड और स्मॉल कैप्स में कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। तो कल रात को मैंने एक लिस्ट बनाई थी ये 34 स्टॉक्स की, जो इस नियम के तहत बेनिफिट कर सकते हैं, और इसमें इस समय केवल फंड हाउसेस जो स्मॉल कैप और मीडियम टू स्मॉल कैप फंड हाउसेस थे उनका इनमें इंटरेस्ट था, लेकिन अब चूंकि मल्टी पोर्टफोलियो फंड्स का या मल्टी कैप पोर्टफोलियोज का पैसा इसमें आना चालू होगा। एक अनुमान ऐसा है कि 40,000 करोड़ का इनफ्लो मिड और स्मॉल कैप फंड्स में आएंगे। तो ये 34 वो कंपनीज हैं जिसमें से ऑलमोस्ट 31 कंपनीज निफ्टी 500 में भी हैं, इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, तो जिनमें पैसा फ्लो होना चालू करेगा, और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,000 करोड़ से अंदर है। तो अगर एक एक स्टॉक में 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये इतने पोटेंशियल रखते हैं कि यहाँ से अगले 1.5 से 2 साल में आपको ये 50 से 150% तक की रिटर्न दे सकते हैं। इन 34 स्टॉक जो अगले 1.5 से 2 साल में काफी रिटर्न दे सकते हैं 50 से 150% तक के, वो ये 34 स्टॉक हैं। बट हमारा सब्जेक्ट आज का वेबिनार का मैटर है मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो कुछ मल्टी बैगर मिड कैप्स में से मैं लेके आया हूँ। एक मल्टी बैगर स्टॉक ना पहचान पाने या ना होल्ड कर पाने की एक सबसे बड़ी वजह होती है कि जो कंसेंसस है मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का कि पीई अगर 16 से ज्यादा है तो स्टॉक बहुत महंगा है, इसमें करेक्शन आएगा, इसके नीचे आने का वेट कीजिए, जब पी 12-13 के आसपास आ जाए तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर आप 1991 से 2019 तक के स्टॉक मार्केट की स्टडी करें तो जिन स्टॉक्स ने ईयर ऑन ईयर 20-25% CAGR दिया है उनका पीई 30-35 से हमेशा ऊपर रहा है। तो जो कन्वेंशनल विजडम के साथ मार्केट में आया है कि 16 पे महंगा है, 16 से कम पे ही मिलूंगा, तो उनको कभी मल्टी बैगर स्टॉक्स एक तो हमेशा महंगे ही लगेंगे, और रेगुलर उसमें प्राइस हर साल बढ़ती रहेगी, तो उनको हमेशा वो महंगा ही लगता रहेगा, और वो 16 के नीचे पी आने का वेट करते ही रह जाएंगे। तो आज हम पीई या रिटर्न ऑन इक्विटी या इस टाइप के जार्गन्स नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ एक कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमें सेंसिबली इन्वेस्ट करना है। क्वार्टर दर क्वार्टर आप रिजल्ट्स नहीं उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप उसके मैनेजमेंट से नहीं बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है या मैनेजमेंट क्या सोच रही है। वर्ल्ड बैंक ने ये आउटलुक दिया है कि 2030 तक इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा मैन पावर का। तो इसको देखते हुए सबसे पहला मल्टी बैगर जो हमने पिक किया है वो है IRCTC का। गवर्नमेंट इस समय बहुत कीन है प्राइवेटाइजेशन पे, लगभग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नए वो सरकारी रेल निगम को देने की जगह वो प्राइवेटाइजेशन में देने की कोशिश कर रहे हैं, और IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जो कि लिस्टेड है, राइट। ये कोई निगम या इस टाइप का वो नहीं है, ये एक प्रॉपरली कंपनी है जो डायरेक्टर्स और पूरी मैकेनिज्म के साथ एक कॉर्पोरेट की तरह रन करती है। तो प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ा फायदा, या ये कह सकते हैं 100% फायदा IRCTC को मिलेगा, क्योंकि IRCTC फूड एंड ब्रिवरेज में एक मोनोपोली है। स्टेशन पे वेंडर्स को 2 या 1 साल का लाइसेंस मिलता है,
वहीं आईआरसीटीसी का एक परमानेंट होल्डिंग है कि वो हर स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे उनका एक की स्टॉक रहेगा। तो जो नई ट्रेन आईआरसीटीसी के अंडर में चल रही है, उसमें गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही है, तो आईआरसीटीसी को फ्री प्राइसिंग का एक परमिशन मिला हुआ है। यानी गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का बोझ है वो भी कम हो रहा है, और अदर साइड में आईआरसीटीसी का टर्नओवर और मुनाफा दोनों एक कंसिस्टेंट रफ्तार से ग्रो होता रहेगा। और जैसे जैसे नई ट्रेनें आगे बढ़ती जाएंगी, इनका प्रॉफिट का रेशियो और भी बढ़ता जाएगा। अगर आप आईआरसीटीसी के पी के लिए वेट करते रहेंगे कि वो एकदम लोअर एंड पे आए और सस्ता हो तब मैं खरीदूंगा, तो आईआरसीटीसी कभी लोअर लेवल के पी पे कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हर साल जिस तरह से हमने बात की कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी रफ्तार से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पूरी ट्रेनें डीजल से बाहर निकल के इलेक्ट्रिफिकेशन पे आई हैं। जो कोल बेस्ड बिजली खर्च होती थी इलेक्ट्रिक इंजन चलाने में या प्लेटफॉर्म्स पे बिजली प्रोवाइड करने में, जो कोयला लगता था एनर्जी प्रोड्यूस करने, आज उसकी जगह सोलर पावर से रिप्लेस हो चुका है। तो इन शॉर्ट, क्योंकि आईआरसीटीसी अपने फील्ड में इकलौती कंपनी है और उसकी मोनोपोली को चैलेंज करने में बहुत बड़े फंड्स और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि आईआरसीटीसी में मैक्सिमम होल्डिंग गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर खड़ा करना नहीं चाहेगा। आईआरसीटीसी अगले 10 से 12 साल में वो पोटेंशियल रखता है कि अगर आप आज की डेट में उसमें 20-25 हजार रुपए डाल दें, तो 15 से 20 साल बाद ये शायद 5-5.5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि आईआरसीटीसी में ये कैपेसिटी है कि जैसे 2000 में आईटी बूम में इन्फोसिस और इन सब ने रिटर्न्स दिया था, पॉपुलेशन बूम में आईआरसीटीसी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा। सेकंड स्टॉक है एसबीआई लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इसका सबसे बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा है, क्योंकि एसबीआई बैंक की गांव-गांव तक पहुंच है, इसलिए एसबीआई लाइफ के पास सबसे बड़ा एज जो है वो है रीच का। ये एसबीआई बैंक की ब्रांचेस को यूज करते हुए गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, एग्रेसिव मार्केट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग इसके ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं। और कंपटीशन में एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू हैं, लेकिन रीच के मामले में एसबीआई का कोई पकड़ नहीं है, एसबीआई को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो इस सेक्टर में ट्रायोपोली है एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू की। चूंकि आईसीआईसीआई अनलिस्टेड कंपनी है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट इन तीनों में एक ऑपरेशनल लिवरेज का जो एडवांटेज है वो एसबीआई लाइफ के पास है। तो इनने अपने प्रोडक्ट्स भी काफी हद तक अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिजाइन करना चालू किए हैं। तो ये वो सरकारी लेथार्जिक कंपनी नहीं है, ये प्रॉपरली एक मैनेजमेंट द्वारा रन की जाने वाली कंपनी है, जिसकी मैक्सिमम होल्डिंग एसबीआई के थ्रू सरकार के पास है। एसबीआई लाइफ, जिस हिसाब से अभी कोरोना चला है तो लोग लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रति सजग हुए हैं। जो पहले नहीं ले रहे थे वो शायद एक छोटे से प्लान से चालू कर रहे हैं, जिनके पास एक एवरेज साइज प्लान था जो बस लेना है इसलिए ले चुके थे, तो वो अपने प्लान्स को अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे चल के मेरी फैमिली को कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंसेस ले रहे हैं। तो एसबीआई लाइफ को सबसे बड़ा मार्केट शेयर मिलेगा एलआईसी के बाद, क्योंकि एलआईसी लिस्टेड नहीं है, इसलिए हम एसबीआई लाइफ को लेके चल रहे हैं। तो इसमें भी ये पोटेंशियल है कि यहाँ से 20 से 30 फोल्ड्स अगले 15 टू 20 ईयर्स में ये ग्रो कर सकता है। अगला है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो कि न्यू मोटर व्हीकल पॉलिसी में व्हीकल और कार्स के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 से 5 साल के लिए जो मैंडेटरी हुए हैं, उसमें प्राइवेट इंश्योरेंस में सबसे बड़ा हाथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का है। और जिस हिसाब की इनकी सर्विसेज एक टॉप क्लास लेवल पे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल्स को ये धीरे धीरे मैच करने लगे हैं, तो इनकी सर्विसेज की वजह से इनका मार्केट शेयर हर साल कंसिस्टेंटली 20-25% के एवरेज ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। तो अगले 10-12 साल में जाते जाते एक तो सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो हो चुकेगा, और उस सेक्टर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ऑलमोस्ट 50-55% शेयर रहेगा। स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद जो व्हीकल रिप्लेसमेंट होगा, उसे इनकी जगह धंधा ट्रिपल होगा, क्योंकि नई जो स्क्रैप होंगी उसकी जगह व्हीकल्स चेंज होंगे, नई व्हीकल्स आएंगे, एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस मैंडेटरी होता जा रहा है। तो एग्जिस्टिंग धंधा ऑलमोस्ट इस पीरियड में 2-3 साल के पीरियड में, या न्यू स्क्रैप पॉलिसी और मोटर व्हीकल पॉलिसी आने के बाद से इनका धंधा ऑलमोस्ट ट्वाइस से ज्यादा हो चुका है।
और अगले 10 से 15 साल में सेक्टर अपने आप में 10 गुना बढ़ा होगा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का उसमें ऑलमोस्ट 40 to 50% का हिस्सा होगा। तो इसमें भी एक ग्रोथ पोटेंशियल है जो मल्टीफोल्ड्स हो सकता है 30, 40, 50 टाइम्स तक भी। अगला स्टॉक है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को इंडिया में इंडियन अलीबाबा भी कह सकते हैं। अलीबाबा जिस तरह से ग्लोबल सप्लायर बन के उभरा है, उसी तेजी से इंडिया मार्ट इंडिया में ग्रो करके अपनी मोनोपोली बनाता जा रहा है। अलीबाबा को इसने इंडिया में पैर जमाने नहीं दिए और इतनी मोनोपोली अपनी क्रिएट कर चुका है कि बल्क ऑर्डर या इंडस्ट्रियल ऑर्डर या इस टाइप के जो भी बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए इकलौता नाम है इंडिया मार्ट, जहां आपका ट्रांजैक्शन बहुत सेफली हो सकता है और आपके प्रोडक्ट्स एकदम फाइन कंडीशंस में आपको डिलीवर होते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको जाके सीधे सेलर से उसका कन्फ्रंट नहीं करना है, आपको इंडिया मार्ट के थ्रू जाना है। तो ये जो अलीबाबा की तरह वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इनने इमर्ज की है, और अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन हमारे पास एशिया में है। तो एक ग्लोबल स्केल पे एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया मार्ट के पास है और इंडिया मार्ट में उसने मोनोपोली बना के रखी है। और इंडिया की ग्रोथ के आधार पे ये तालमेल बिठा के चलता रहा तो 2 साल में टर्नओवर और प्रॉफिट्स यहाँ से एटलीस्ट 3 टाइम्स ग्रो करेंगे। और पूरी संभावना है कि अगले 2030 का मोदी का विजन है, उसमें ये मल्टी बैगर स्टॉक की तरह उभर के आएगा। अगला स्टॉक आता है एक एक्सचेंज का, वो है एमसीएक्स। वर्ल्ड ओवर ट्रेडेड मार्केट्स में फॉरेक्स और कमोडिटीज का डोमिनेंस है और ओवरऑल टर्नओवर का केवल 3% इक्विटीज का है। हमारे देश में इसका उल्टा है, जहां कमोडिटीज का शेयर टोटल टर्नओवर का ऑलमोस्ट 5% के अराउंड ही रह गया है पिछले 10 साल में। लेकिन जिस एग्रेसिवनेस से एमसीएक्स नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जैसे अभी इंडेक्स लॉन्च किया है, ऑप्शंस लॉन्च किए हैं, ऑप्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट और जो इनका क्राइटेरिया चेंज हो रहा है क्रूड के एपिसोड के बाद से, इन्होंने जो अपने चेंजेस किए हैं अपने सिस्टम्स में, तो जिस तरह से ये बहुत तेजी से मैनेजमेंट एग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है और वो मेटेरियलाइज भी हो रही है, धीरे धीरे एक्सचेंज में दिख रहा है, उनके टर्नओवर्स में इमर्ज होना चालू कर दिया है। सिल्वर और क्रूड में हाईएस्ट टर्नओवर वाले एक्सचेंज में कॉमेक्स और नाइमेक्स के बाद एमसीएक्स ही आता है, और कई बार तो हम कॉमेक्स पे सिल्वर के जो ट्रेड्स होते हैं उसको भी एग्जिट कर जाते हैं। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.5% बिजनेस हेज, और ट्रेडिंग की बात करें तो केवल 3% पॉपुलेशन कमोडिटीज एक्सचेंज पे ट्रेड करती है। तो कमोडिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़े, ये मार्केट शेयर उसी सीधा मुनाफा उसका एमसीएक्स को होना चालू होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उसकी वजह से लोगों के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। और बिजनेस, चूंकि कमोडिटीज बिजनेस बहुत वॉलेटाइल होता है, तो उनको हेजिंग के लिए एक प्रॉपर एक्सचेंज चाहिए होती है और उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो अपना प्रोडक्ट्स हेज कर सकें। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ दोनों एमसीएक्स के ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे। और क्रिसिल का ऐसा मानना है कि अगले 10 साल में एमसीएक्स में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड और नेचुरल गैस का टर्नओवर शायद हम कॉमेक्स और नाइमेक्स को भी एक्सीड कर दें, क्योंकि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमारे पास एशिया के अंदर में है। महाभारत में एक किरदार था युधिष्ठिर का, उसको धर्मराज भी कहा जाता था क्योंकि वो धर्म का प्रतीक था। उस काल में धर्म का अगर कोई प्रतीक है या जिसको धर्म माना जाता था, वो युधिष्ठिर था, तो उसको धर्मराज भी कहा जाता था। किसी भी अच्छे और शुभ काम करने के लिए उसकी कस्में खाई जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी, चौसर खेलने की। और चौसर खेलते खेलते धर्मराज इस हद तक अधर्म कर बैठे कि भाइयों और प्रजा के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। धर्म का प्रतीक परम ज्ञानी युधिष्ठिर का ज्ञान उनकी आदतों के सामने बेबस और लाचार खड़ा रहा। इसलिए दोस्तों, ज्ञान बड़ी चीज है, लेकिन आदतें उससे भी बड़ी चीज हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत में जब भी पांडव किसी भी मुसीबत में या दुख तकलीफ में आते थे, तो वो हमेशा एक सलाहकार की सलाह लेते थे और उसके बाद ही काम करते थे। और उस सलाहकार का नाम था भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जब भी उनको सलाह देते थे तो बहुत जल्दी जो मुसीबतें उनको बड़ी लगती थी, वो बहुत आराम से वो उससे पार पा लेते थे। लेकिन महाभारत का केवल एक यही ऐसा प्रसंग है जहां पे पांडवों ने, या ये कह सकते हैं युधिष्ठिर ने,
अपने सलाहकार से सलाह लिए बिना काम किया और ये सबसे बड़ा विनाश की जड़ बनी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इस तरह से जैसे पांडव बिना सलाह के इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे और जब तक सलाह लेते रहे वो एक आराम से अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। इसलिए इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, आपको एक सलाहकार की जरूरत हमेशा पड़ेगी और उस सलाहकार का सबसे भरोसेमंद नाम है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। न्यूटन पिक्चर का एक डायलॉग है, जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा। तो जब तक आप अपनी इन हैबिट्स को नहीं चेंज करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि किस तरह से रेस्टोरेंट में आपने एक अच्छी न्यूज़ देखी और आप अपने ऑब्जेक्टिव से हट के एक न्यूज़ पेज पे चले गए, आपको जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो टारगेट्स थे, वो आपके कभी अचीव ही नहीं हुए। किस तरह से न्यूज़ चैनल देखते हुए आप अपने टारगेट से भटक सकते हैं। पॉल एंडरसन का एक्सपेरिमेंट हुआ या वो किड्स वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इनका इन शॉर्ट एक अगर मैं जिस्ट निकालूं तो ये है कि आप अपनी ग्रोथ स्टोरी पे पहले यकीन करना चालू कीजिए कि हाँ, इंडिया यहाँ से ग्रोथ करेगा तो वो ग्रोथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी सबके बीच में। बिजनेसेस भी बढ़ेंगे, आपकी मेरी इनकम भी बढ़ेगी, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और पॉपुलेशन सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर। आज कोई भी कंपनी हो गई मल्टीनेशनल, अमेजॉन का एग्जांपल ले लीजिए, यूएस की कंपनी है लेकिन अमेजॉन की 70% जो वर्क फोर्स है वो केवल इंडिया कॉन्सेंट्रेटेड है। 30% अमेजॉन की वर्कफोर्स पूरी दुनिया के लिए काम करती है, लेकिन 70% उनकी जो वर्कफोर्स है वो इंडिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि उनको इंडिया एक बड़ा ग्रोथ मार्केट दिखता है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, लोगों के एक्सप्रेशंस बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, तो उनको मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है। इसको देखते हुए अमेजॉन पूरी तरह से इंडियन फोकस्ड कंपनी होती जा रही है, बजाय वो वर्ल्ड फोकस के। और उसी आधार पे आप देखें तो रिलायंस है, रिलायंस के पास मल्टीपल फ्रंट्स हैं काम करने के लिए। पिछले 10 साल में जो पीई के चक्कर में वेट करता रहा कि रिलायंस में कैश जनरेशन जो 2010 तक होता था दोनों भाइयों के बंटवारे के पहले, वो अगले 8 साल नहीं हुआ। तो जो इस कैश जनरेशन ना होने के थ्योरी पे अटका रहा कि पीई इतना महंगा है, कैश तो जनरेट ही नहीं हो रहा है, ये तो नीचे आएगा, वो उस इंतजार में बैठा रह गया। उसने ये नहीं देखा कि जो कैश जनरेट हो रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुकेश अंबानी पूरा पैसा जो कैश जनरेट हो रहा था वो पूरा पैसा जियो को ग्राउंड लेवल पे मजबूत बनाने के लिए कर रहा था। और जिस दिन उसने जियो लॉन्च किया रही, वहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स रिलायंस पिछले 3 साल में दे चुका है। और अब जियो प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और बाहर के इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, और इसके बाद रिटेल वेंचर को भी डेमोक्रेटाइज करके उसमें वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, तो रिलायंस इकलौती ऐसी कंपनी हो सकती है जो 2300 के भाव पे भी अगर आप ले लें और अगले 15 साल के लिए लेके छोड़ दें, तो ये आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और मैं एनालाइज भी नहीं कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे, न्यूज में आपको कई बार देखने मिल सकता है कि 2300 से 10%, 25%, 30% या कहाँ तक करेक्शन होगा ये किसी को नहीं पता। जब मार्केट में पैनिक आता है तो काफी तेजी से फॉल आती है। जैसे रिलायंस में पिछली फॉल 900 तक की आई थी, सब घबरा के माल बेच रहे थे, और अगर आप एफआईआई का फ्लो देखें तो 900 950 के भाव में मैक्सिमम मनी पंप इन किया है एफआईआई ने, क्योंकि उनको ये दिख रहा था, आप ये देख रहे थे कि प्राइजेस कहाँ जा रही हैं शेयर की, नीचे जा रही हैं, बेच दो। उनको ये दिख रहा था कि जिस हिसाब से एक बेस तैयार हो रहा है अलग अलग वर्टिकल्स में रिलायंस का, आज वो दवाई बेच रहे हैं, आज उनके पास लेबोरेटरीज हैं तो वो टेस्ट करते हैं, रिटेल है, मेकअप का है, अभी नेटमेट्स खरीदा है तो दवाई का है। तो ऐसा कोई कोर सेक्टर नहीं है जिसमें रिलायंस की प्रेजेंस नहीं है और वो सेल नहीं कर रहा है। और धीरू भाई अंबानी के एरा से रिलायंस की ये हमेशा एक गोल रहा है कि हम जिस सेक्टर में भी जाएं हम उस सेक्टर के नंबर 1 बने। और इसका एग्जांपल आपने देखा है, विमल आज भी नंबर 1 कंपनी है टेक्सटाइल्स के मामले में। रिलायंस पेट्रोलियम एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। सैचुरेटेड टेलीकॉम मार्केट में आने के बाद भी उनने अपनी एक मोनोपोली बना के बाकी प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया। जब 2010 में मुकेश अंबानी ने ये प्रोग्राम ड्रॉ किया था कि हम टेलीकॉम में जाएंगे,
तो हर बड़े से बड़े दुनिया के इन्वेस्टर जिसको उन्होंने टैप किया था, उसका ये कहना था कि इंडिया में ये मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है, एक एक पैसे में पर मिनट पे बातें हो रही हैं, इतना लो टैरिफ है कि ऑलमोस्ट प्रति यूजर 80 या 85 रुपए की इनकम आती है कंपनियों को। तो ये मतलब इस सेक्टर में पूरा सैचुरेशन हो चुका है, इस सेक्टर से अब कोई नई कंपनी पैसा नहीं कमा सकती है। बट उनका अपना विजन मजबूत था, उनने 7 साल 6 साल पूरी अंडरग्राउंड लेवल पे पूरी मेहनत की, उनने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत लेके आए और फिर गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिला। जब लॉन्च हुआ जियो तो कुछ पॉलिसीज चेंज हुई, एक एडेड एडवांटेज मिला। तो उनने जो भारतीय एयरटेल ने 22 साल में कस्टमर्स जोड़े थे, वो रिलायंस जियो ने 9 महीने में कस्टमर्स उतने जोड़ लिए। और अगर एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो जो बाकी सारी कंपनियां मिला के एक एवरेज यूजर से 80-85 रुपए महीना कमा पा रही थी, वहीं आज की डेट में जियो इस खर्चे को बढ़ा के 150 से 200 रुपए के बीच में ले गया है। और रेवेन्यू जो प्रॉफिट होती है वो जहाँ 80-85 रुपए होती थी, वो 120 के आसपास आना चालू हो गई है, अगर आप 150 को एक बेस रेट मान के चलें तो। रिलायंस इकलौती ऐसी कंपनी है जो हर वेंचर्स में नंबर 1 बन के उभरेगी। तो इसमें कितना रिटर्न आ सकता है ये शायद कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बट ये वो स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10% ऑफ पोर्टफोलियो आप रिलायंस में डाइवर्ट करके उसको रख के भूल जाइए। डेली न्यूज मत देखिए, डेली उसके रिटर्न्स ट्रैक मत कीजिए कि आज कितना बढ़ गया, आज कितना घट गया। 10 साल इस पूरे 2020 से 2030 के बीच में अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो 2030 में अगर आप रिडीम करने जाते हैं तो आपका पैसा कम से कम 10 फोल्ड्स रिडीम होना चाहिए। तो ये आखिरी हमारा मल्टी बैगर स्टॉक्स था, और अगर अब कोई क्वेरीज हो तो अपन इसको ले सकते हैं। Thank you so much, sir, for sharing your views. If you have any queries, do reach out to us in the comment section below. Thank you for watching.